नाम है अभिषेक और मैं एक आपके लिए लॉन्ग सी क्लास लेकर आ चुका हूँ। लॉन्ग सी क्लास में इसको क्यों बोलूंगा और लॉन्ग क्लास में इसको क्यों नाम दूं, रीजन समझिए। इस क्लास में आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे। उन वन लाइनर क्वेश्चंस की मदद से हम लोग उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी। बेसिकली होता क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में फंस जाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में कभी कभी डिटेल से भी बात करना जरूरी हो जाता है, वो भी यहाँ पे हम आपको समझाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था जो है वो आपको बताना है कि कौन सी। फिलहाल वर्तमान की ही पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि पास्ट में रही हो या पास्ट में ऐसा कुछ रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताएंगे कि सबसे बड़ी जो आपकी यहाँ पे संस्था है, ठीक है। अगर इस संस्था के बारे में बात करते हैं तो इसको आपका यूनाइटेड नेशन बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है तो सभी को पता भी होगा कि सर अगर इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसको हमारा क्या बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन जो है इसको यहाँ पे नाम भी दिया जाता है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जो है वो यहाँ का नाम हो जाता है। अब इस यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और इस यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा जो है डिटेल से हम लोग समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। देखो है क्या कि टोटल अगर इस यूनाइटेड नेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एक तरीके से ये आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है ना, क्या हो जाता है। तो ये भी आपको पता होगा कि सर ये जो है वो हमारा कैसा संगठन करता है, तो ये जो है वो हमारा यहाँ पर एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय संगठन हो जाता है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, एक तो ये हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसके अलावा यहाँ पर से समझते हुए चलो होता क्या है यहाँ पर कि इस यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना थी सबसे पहले यहाँ पर कब हुई थी, तो इस यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना थी 25 अक्टूबर आपका 1945 को, है ना। कब होती है 25 अक्टूबर हमारी 1945 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। पहला चीज तो आप यहाँ पर ये नोट डाउन करेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलते हैं टोटल अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आप ये समझते हुए चलना, इसमें बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां भी आपकी यहाँ पर सम्मिलित हो जाती है। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो 193 कंट्रीज, ठीक है ना, 193 राष्ट्र जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब इसकी क्या हो जाती है, इसकी जो संरचना है या फिर एक तरीके से इसके जो पार्ट है, इसकी जो पार्ट क्या हो जाती है, इसमें महासभा है, एक सुरक्षा परिषद है, ठीक है, सचिवालय है आपका, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी है, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद भी है इसमें। तो इसमें कई चीजें जो है इसके कई ग्रुप आपके हो जाते हैं। और अगर इसमें भाषाओं के बारे में बात करते हैं तो इसकी कुछ आपकी आधिकारिक भाषाएं भी हैं, जैसे अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। ये कुछ इसकी क्या हो जाती है, आधिकारिक भाषाएं भी आपकी हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर नोट डाउन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म किस संस्था से हुआ था, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि यहाँ किस संस्था से होता है, तो सभी को पता होगा कि लीग ऑफ नेशंस जो है वो आपको बताना है यहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना। तो लीग ऑफ नेशंस जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है। और आपके सामने भी यहाँ पर लिखा हुआ है लीग ऑफ नेशन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी, 1999 में। अच्छा लीग ऑफ नेशंस है क्या, ये किसी को पता है, जल्दी से बताइए। लीग ऑफ नेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आखिर लीग ऑफ नेशंस है क्या, लीग ऑफ नेशंस किसको बोला जाता है, ठीक है। ये सभी को पता होगा कि ये जो है एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय संगठन है, लेकिन हर संगठन के पीछे का बनने का कोई ना कोई एक रीजन होता है, उसका भी अपना कोई एक मोटो होता है, जिस मोटो से वो यहाँ पे बनता है, जिस मोटो के आधार पे वो आगे चलता है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो आपकी होती है, तो इसकी स्थापना आपकी सामने लिखी हुई है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, इसके मुख्यालय के बारे में, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या हो जाता है, इसका मुख्यालय होता है ना। ये भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जेनेवा स्विट्जरलैंड जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका मुख्यालय होता है। पहली चीज तो आप यहाँ पर याद रखो, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर हो जाता है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, बोले। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कि जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय, और थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे जानेंगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मोटो है कि दुनिया में शांति को बनाए। क्या एक मोटो भी हो जाता है, इसका मोटो क्या हो जाता है कि दुनिया में जो शांति है उसको बनाए रखना। ये क्या हो जाता है यहाँ पर, इसका एक मेन मोटो क्या हो जाता है, दुनिया में शांति को बनाए रखना, मेन पहला मोटो। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, होता क्या है कि एक तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो लीग ऑफ नेशंस है वो तीन चीजों से मिलकर बना है कि राष्ट्र का एक तरीके से समझो कि जो राष्ट्र की यहाँ पे जितनी विधानसभा है, ठीक है, या फिर राष्ट्र संघ की जो विधानसभा है, परिषद है, सचिवालय, उनसे मिलकर यहाँ पे लीग ऑफ नेशन मिलता है, या फिर उन्हीं से यहाँ पे पारित होकर लीग ऑफ नेशन जो है वो आपको बनाया जाता है। और उसी लीग ऑफ नेशंस के बारे में बात करते हैं, वहीं से हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो है वो यहाँ पे बन जाता है, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया होगा सभी को यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, 21 अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस नाम जो है वो आपका दिया, ठीक है ना। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसका सही उत्तर हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को क्या कहते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है वो यहाँ पे इसके संविधान को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो यहाँ पे संविधान होता है उसको यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र चार्टर बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था विश्व की लघु संसद कहलाती है, तो महासभा जो है वो यहाँ पर क्या कहलाती है, विश्व की लघु संसद जो है कहलाती है। महासभा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, देखो यहाँ पे महासभा के बारे में बात हो रही है।
और महासभा का जब नाम आया तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करना भी जरूरी है, ठीक है ना। बेसिकली है क्या महासभा जो है, यहाँ पर समझना कि इसका जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे, न्यूयॉर्क के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें एक नगर पड़ जाता है आपका मैनहट्टन द्वीप, ठीक है ना, वहां पर हो जाता है। इसके सदस्य वर्तमान में कितने, 193 जो है इसके सदस्य। अच्छा है क्या, संयुक्त राष्ट्र के क्या हो जाते हैं, बेसिकली 6 अंग हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर समझना कि संयुक्त राष्ट्र के यहाँ पर क्या हो जाते हैं, 6 अंग हो जाते हैं, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पर समझो कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, इस संयुक्त राष्ट्र के यहाँ पर क्या हो जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र के यहाँ पर 6 अंग। उन 6 अंगों में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, उन्हीं 6 अंगों में से एक आपका क्या हो जाता है, महासभा जो है वो आपकी एक हो जाती है ना, क्या हो जाती है, महासभा जो है वो आपकी यहाँ पर एक हो जाती है। अच्छा, ये 6 अंग जो है वो यहाँ पर कौन कौन से, ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य 6 अंग यहाँ पर कौन कौन से, इसको भी नोट करिएगा, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग, ठीक है ना। अब देखो ये 6 अंग क्या है, या इनका बात यहाँ पर, ये बेसिकली इनका वर्क समझते हुए चलो। देखो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग में सबसे पहला जो अंग है वो यहाँ पर क्या है, अभी भी आपको मैंने बताया था थोड़ी, महासभा जो है पहला, ठीक है। सुरक्षा परिषद जो है ना, क्या हो जाती है, सुरक्षा परिषद जो है वो यहाँ पे दूसरा अंग हो जाता है। तीसरा आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा जो है आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है ये हमारा यहाँ पर, ठीक है, बोलेंगे। चौथा जो है वो हमारा क्या हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, क्या हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय वो हमारा यहाँ चौथा हो जाता है, ठीक है। प्रन्यास परिषद भी आपका हो जाता है, एक क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे, प्रन्यास परिषद जो है ये भी हमारा एक हो जाता है। इसके अलावा जो है वो आपका सचिवालय होता है लास्ट, है ना, क्या हो जाता है सचिवालय। ये 6 अंग है। फिर से मेरे साथ रिपीट करना है कि संयुक्त राष्ट्र के जो है 6 अंग है, महासभा इसमें से पहला, सुरक्षा परिषद दूसरा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपका चौथा, प्रयास परिषद जो है 5वां, और सचिवालय जो है वो आपका 6ठा। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलेंगे सर बिल्कुल समझ। अब थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा नोट करते हुए चलो। इसकी आधिकारिक भाषाएं हमने आपको बता दी थी कि भाई ये जो है वो यहाँ पर आधिकारिक भाषाएं हैं। लेकिन अगर इन आधिकारिक भाषाओं के बारे में बात करते हैं, इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग इसको जान लेते हैं, ठीक है। आधिकारिक भाषाओं के अलावा अगर हम लोग इसको थोड़ा सा जान लेते हैं तो इसमें समझना क्या है, बेसिकली इसमें क्या है, 2 संचालन भाषाएं, ठीक है ना। इसकी क्या हो जाती है, 2 आपकी यहाँ पर संचालन भाषाएं होती है। ये नोट करना है कि इसकी जो 2 है ना मेन आपकी संचालन भाषा, तो यहाँ पर क्या नोट करोगे कि जो आपकी संचालन में जो मदद करती है, तो 2 संचालन भाषाएं आपकी कौन, ये आप यहाँ पर, जिसमें पहली भाषा जो है वो यहाँ पे अंग्रेजी है, ठीक है ना। या पहली भाषा क्या हो जाती है, अंग्रेजी हो जाती है। दूसरी भाषा यहाँ पर क्या हो जाती है, दूसरी भाषा जो है वो हमारी फ्रेंच हो जाती है ना। अंग्रेजी और फ्रेंच जो है वो आपकी क्या हो जाती है, 2 संचालन भाषाएं। 193 कंट्रीज है इसमें, बोलेंगे सर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब होता क्या है, संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक महासचिव होता है, ठीक है ना। ये भी आप यहाँ पर याद रखना कि जो हमारा संयुक्त, ठीक है ना, राष्ट्र होता है, एक राष्ट्र के अंदर इसमें क्या होता है, एक महासचिव होता है। ये भी आप यहाँ पर नोट, इसमें क्या होता है, महासचिव। ये जो महासचिव होता है, बहुत बड़ी उपाधि आप इसमें समझो कि संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख व्यक्ति किसको बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा जो आपका प्रमुख व्यक्ति होता है ना, क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा जो आपका प्रमुख व्यक्ति होता है वो इसी को बोला जाता है। राजा बेटा किसको बोला जाता है, इसी को बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख व्यक्ति आपके महासचिव को बोलते हैं। बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया सभी को, यहाँ पे कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। ये भी क्लियर हो गया आपको कि 6 इसके क्या हो जाते हैं, 6 आपके अंग हो जाते हैं। 6 अंगों के बारे में भी आपको पता चल गया। मेन जो प्रमुख व्यक्ति होता है, रिपीट करते हुए मेरे साथ में चला करो, क्लास को देख रहे हो, प्रॉपर देखते रहो, प्रॉपर समझते रहो जितना समझा रहे हैं। अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते रहो, बहुत जरूरी है, ठीक है। 2 संचालन भाषाएं, पहला अंग्रेजी दूसरा फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र का मेन व्यक्ति जो होता है, प्रमुख व्यक्ति, उसको हमारा महासचिव बोला जाता है। क्लियर आपको यहाँ तक हो गया, ठीक है, कोई क्वेरी यहाँ तक नहीं। हम इसको ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के बजट में कौन सा नियंत्रण करता है, महासभा, चलो आगे बढ़ो, ये करो। इस तरीके से पढ़ाना एक बेसिक वे नहीं है, ये तरीके से आपके सामने ओपन है, आप खुद ही से पढ़ लोगे। हम ऐसे पीडीएफ कर रहे हैं 1 2 3 4 5 पढ़ो, आप तो खुद से ही पढ़ लोगे। लेकिन नहीं, ये राइट वे नहीं है। राइट वे जो हम आपको भी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल से बता रहे हैं, यही एक राइट वे होता है। संयुक्त राष्ट्र के बजट को कौन नियंत्रित करता है, तो जाहिर सी बात है कौन नियंत्रित करेगा, महासभा ने। सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर नए सदस्य राष्ट्रों का चयन कौन करता है, तो ये भी आपकी महासभा यहाँ पे करती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष किस माह में तीसरे मंगलवार को महासभा का अधिवेशन भी होता है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे सितंबर। प्रत्येक राष्ट्र महासभा के अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकता है, तो 5। और संयुक्त राष्ट्र महासभा किसी देश के सभी प्रतिनिधियों को वोट को मूल्य कितना माना जाता है, 1 ही वोट के बराबर में मूल्य माना जाता है। क्लियर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 3 अप्रैल आपका 1906। अब यहाँ पर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और इसके बारे में तो बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो यहाँ पर क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन है, ये भी एक क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन है, क्या है।
अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसको ICJ भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर समझो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को कई नामों से जानते हैं। एक तो आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नाम है और एक आपका हो जाता है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। ठीक है, यहाँ पर इसको भी नोट करना। एक इसका नाम क्या हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। ये भी क्या हो जाता है, किसका यहाँ पे नाम हो जाता है, समझ गए हम यहाँ। और इसको आपका क्या बोलते हैं, इसको आपका अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायालय भी बोलते हैं ना। क्या बोला जाता है इसको, आपका अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायालय भी बोला जाता है। ये तीन जो है इसके यहाँ पर नाम हो जाते हैं। क्लियर हो गए। अब है क्या, एक तरीके से आपको सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र का ये एक आपका मुख्य अंग हो जाता है। ठीक है, अब होता है क्या, आप लोगों ने बहुत से बड़े विवाद देखे हो। ठीक है ना, विवाद ये नहीं है कि किसी का कत्ल हो गया, कोई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पहुंच गए कि भैया मैंने वहां पर जो है रिट जाहिर कर दी है, अब हम तुमको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं उठाएंगे, हम सीधा हम सीधा तुमको ले चलेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। ऐसा कुछ नहीं होता। क्या, एक बहुत बड़े विवाद होते हैं तो दो राष्ट्र हैं, कई राष्ट्र जो कई राष्ट्र हो जाते हैं। ठीक है ना, आप ये भी नोट करना, कई राष्ट्रों के जो यहाँ पर विवाद हो जाते हैं। विवाद कई राष्ट्रों कई तरीके से होते हैं। सबसे पहला अगर हम अपना ही विवाद ले लेते हैं, हमारा जो हिंदुस्तान है, ठीक है, और हमारा ही एक तरीके से पाकिस्तान भी, इनके हमारे दोनों ही जो देश है इनमें कितना यहाँ पे रहता है। अब हम इसको अपना क्यों बोल रहे हैं, निकला तो हम ही से ना, है तो हमारी बात तो हम ही से। ठीक है, चलो। होता क्या है कि इनके मुद्दे जो भी होते हैं, इन पे जो भी कानूनी मुद्दे हो जाते हैं, इन पर कोई भी सलाह दी जाती है वो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा आपकी दी जाती है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे कि ये जो ICJ है ये उपस्थित कहाँ पर है। अगर ICJ के बारे में बात करते हैं तो हैंग मतलब नीदरलैंड की जगह, नीदरलैंड में तो हैंग जगह पड़ जाती है, वहां पे आपको उपस्थित हो जाता है। तो ये लिखा है कहाँ पे उपस्थित है। अब है क्या, जिसके अंदर टोटल जो होते हैं ना 15 न्यायाधीश। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर याद रखोगे कि जिसके अंदर जो आपके टोटल न्यायाधीश हो जाते हैं, कितने न्यायाधीश हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर टोटल आपके 15 न्यायाधीश कहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट। ठीक है, कितने न्यायाधीश हैं, तो आपके 15 जो है वो यहाँ पे न्यायाधीश। तब तक हम समझ गए कि 15 हमारे क्या है टोटल यहाँ पे न्यायाधीश। और इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है ना, अब है क्या, जिसे आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा चुना जाता है। न्यायाधीशों को पता है कहाँ से चुना, सुरक्षा जो परिषद है हमारे इंटरराष्ट्रीय परिषद और जो महासभा, यहाँ से क्या हो जाता है, इनको आपका चुना जाता है। ये भी आप यहाँ पर याद, तो चुना कहाँ से, तो परिषद और महासभा से यहाँ पे चुन लिया जाता है ना। और इनकी दो ही आधिकारिक भाषाएं इंग्लिश और फ्रेंच, ये भी आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, कोई इशू परेशानी नहीं। ऐसा ये कब हुआ था, तो आपको सभी को पता होगा कि स्टैब्लिश जो है, ठीक है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन एक क्वेश्चन क्या आता है, स्टैब्लिश कब होता है, तो स्टैब्लिश ये जो आपका होता है वो आपका 26 जून 1945 को कब होता है, आपका 26 जून आपका 1945। ठीक है, और क्वेश्चन अगर ये निकल के आता है कि ये जो है वो आपका यहाँ पे स्थापना कब होती है, तो 26 जून आपकी 1945 में, सॉरी 46 में स्थापना जो है 3 अप्रैल 1946 में हो जाती है। इतना यहाँ तक आपको क्लियर हो। ठीक है, चलिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्यकारी भाषाएं भी आपको पता है, अंग्रेजी का फ्रेंच। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भी आपको पता है 15। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने समय के लिए करी जाती है, 9 वर्ष। है ना, क्लियर हो गया सभी को, यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर से इतने क्वेश्चन जब आपको यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, हर एक चीज आपको यहाँ पर समझते हुए चलना, बाकी के क्वेश्चन भी। ठीक है, किसी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे देशों के समूह को क्या कहलाता है, तो उन देशों के समूह को आपका राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको राष्ट्र, क्या है राष्ट्रमंडल, और सब थोड़ा सा राष्ट्रमंडल के बारे में आपको बता दें, है ना। नोट करेंगे, यहाँ पे टॉपिक डालेंगे राष्ट्रमंडल, आखिर क्या है राष्ट्र। ओके, देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रमंडल में, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी जो आपके देश हैं वो आपके ब्रिटेन के कभी भी एक तरीके से ब्रिटेन के समूह में या फिर ब्रिटेन का उस पर अधीन रहा हो, ऐसा नहीं। मोस्टली अगर राष्ट्रमंडल के बारे में बात करते हैं तो प्रेजेंट में आपके 56 कंट्रीज जो है वो राष्ट्रमंडल में हो जाती है। पहला चीज तो आप यहाँ पे नोट कर लो कि प्रेजेंट में अगर सर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल में 56 जो हमारे कंट्रीज वो हमारे यहाँ पे, पहली चीज आप यहाँ पर ये नोट। ठीक है, 56 कंट्रीज में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका एक राजनीतिक संगठन बनता है। क्या बनता है, इनका एक राजनीतिक संगठन है, वो यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप यहाँ पर ये नोट करें। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे क्या है, राष्ट्रमंडल के जो देश है या फिर राष्ट्रमंडल के देशों पे कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो एक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। अब इनका जो विकास, लोकतंत्र, शांति और इनका जो भी उद्देश्य होता है, इसमें क्या होता है, एक सहमति जताई जाती है। इन 56 कंट्रीज में कोई एक कंट्री है जो राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आता है,
अब उसमें कुछ भी अगर यहाँ पे विकास होगा, ठीक है, अगर उसमें कोई भी विकास करना होगा, ठीक है, बात को समझना, उसमें कोई भी लोकतंत्र पारित करना होगा, है ना, क्या करना होगा, लोकतंत्र पारित करना होगा, उसमें कोई भी आपका शांति प्रस्ताव रखना हो, ये सारी चीजें जो है ना कैसे होंगी, ये सारी चीजें उठा के जो आपकी होंगी वो वहां पे जो ग्रुप बना हुआ होगा राष्ट्रमंडल, उस ग्रुप में 56 कंट्रीज हैं, उनसे राय मशवरा लेकर ही होगा। अगर हम यहाँ पे कंट्री ले लेते हैं, हमने एक यहाँ पे कंट्री ले लेते हैं, कोई भी एक छोटी सी कंट्री, हमने यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री ले ली, स्पेन ले लिया, चलो ठीक बात खत्म, हमने क्या ले लिया, स्पेन ले लिया। स्पेन पे नहीं था राष्ट्रमंडल, एक तरीके से ब्रिटेन का कब्जा जो था वो नहीं था, ठीक है ना, क्या हो गया, स्पेन पे कब्जा नहीं था। अब एक दूसरी हमने यहाँ पे एक कंट्री ले ली, नाइजीरिया ले ली, ठीक है ना, क्या ले ली हमने, नाइजीरिया ले ली। इस पे ब्रिटेन का जो कब्जा था वो यहाँ पर था, ठीक है ना, ब्रिटेन के अधीन था। स्पेन अपने कोई भी शांति प्रस्ताव करेगा किसी बाहर वाले से नहीं पूछेगा, ब्रिटेन अपने राज्य में कुछ भी यहाँ पे कानून पारित करेगा तो बाहर वाले से क्यों पूछेगा, लेकिन अगर नाइजीरिया में बात करेंगे तो वो पूछेगा जाके, वो कहेगा क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। तो यही सेम चीज आप यहाँ पे समझो कि राष्ट्रमंडल क्या है, राष्ट्रमंडल का एक्चुअल मीनिंग जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि हाँ सर राष्ट्रमंडल क्या है, उसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है। अच्छा होता है क्या, बेसिकली अगर राष्ट्रमंडल के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है ना, आप यहाँ पर ये भी नोट करिए कि इसका जो मुख्यालय है वो यहाँ पर कहाँ है, तो आप कहेंगे सर लंदन के अंदर क्या हो जाता है, इसका मुख्यालय हो जाता है, इस चीज को आप यहाँ पर लंदन के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है। और इसमें जो शामिल देश है उनकी जो टोटल आपकी जो वहां की एक तरीके से आबादी है वो 2.5 बिलियन के लगभग है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है, इसमें रिसेंट में 2009 में एक आपका देश जुड़ा था जिसका नाम था रवांडा, ठीक है ना, क्या था, देश का नाम था रवांडा, ये 2009 में जुड़ता है, ठीक है, और सबसे नया देश राष्ट्रमंडल में जुड़ने वाला सबसे नया देश आपका रवांडा है। इसको आपका राष्ट्रकुल भी कहते हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में की होती है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय अभी बताया, राष्ट्रमंडल में वर्तमान संख्या 50, राष्ट्रमंडल देशों का प्रथम अधिवेशन 1949, ठीक है। अगला देखो कि खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी, 1981। अब क्या है ये जीसीसी, किसी को पता है, चलो भाई बताओ, जीसीसी जो है वो आपका क्या है ये बताना है ना। देखो भाई जीसीसी के बारे में बात करते हैं, इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ऑफ गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, ठीक है, इसको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी पूरी फुल फॉर्म यहाँ पे पहले तो नोट कर लीजिएगा, इसको किस नाम से जानते हैं क्या है, अगर इसकी जीसीसी की फुल फॉर्म हम लोग यहाँ पे याद रखते हैं तो जीसीसी की फुल फॉर्म यहाँ पर इस, ठीक है। जी से आपको पता होगा कि सर हमारा क्या हो जाता है, ग्लोबल हो जाता है, ठीक है। कैपेबिलिटी जो है एक सी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, कैपेबिलिटी जो है हमारा इसका मतलब हो जाता है, और इसका जो मतलब है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, काउंसिल, ग्लोबल कैपेबिलिटी काउंसिल जो है जीसीसी का यहाँ पे पूरा नाम। इसको थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो इसको एक और नाम हो जाता है, इसका जो स्टैंड है इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब आपका हो जाता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ऑफ अ गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। हिंदी में भी यहाँ पर आपका लिख लेते हैं कि इसका जो मतलब है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या खाड़ी सहयोग परिषद, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाता है, पूरा का पूरा एक तरीके से आप मानते हो चलो एक पूरा नाम होता है ना। अब है क्या जीसीसी क्या है और क्यों बनाया गया है और क्या इसका एक मतलब है और क्या यहाँ पे कहना चाहते हैं। जीसीसी के बारे में बात करते हैं तो ये फारस की खाड़ी से जो देश जुड़े हुए हैं उनका क्षेत्रीय संगठन है ना। यहाँ पर समझना क्या हो जाता है कि जो फारस की जो खाड़ी है, इसकी खाड़ी से जो देश जुड़े हैं, टोटल आपके 6 देश जुड़े हैं, उनका क्या हो जाता है, उनका ये आपका क्षेत्रीय संगठन हो जाता है, ठीक है। उनका क्या हो जाता है, ये आपका क्षेत्रीय संगठन होता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक बोलेंगे से बिल्कुल हमें क्लियर हो, ठीक है। अब इस क्षेत्रीय संगठन के बारे में बात करते हैं कि वो 6 देश कौन कौन से हैं जो जीसीसी के अंदर मिले हुए हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला देश जो हो जाता है, ठीक है ना, बहरीन हो जाता है ना, क्या हो जाता है आपका बहरीन हो जाता है। दूसरा जो है वो आपका क्या हो जाता है, कुवैत हो जाता है। तीसरा आपका ओमान हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, ओमान हो जाता है। चौथा आपका कतर हो जाता है। पांचवा आपका सऊदी अरबिया हो जाता है, ठीक है ना, सऊदी क्या हो जाता है, अरब हो जाता है। छठा आपका यहाँ पे सऊदी अरब अमीरात हो जाता है, क्या हो जाता है, सऊदी सॉरी संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 6 कंट्रीज जो है वो यहाँ पे इनका ग्रुप हो जाता है जीसीसी, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। अब है क्या, इसका अगर मुख्यालय के बारे में बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है सऊदी अरबिया के रियाद में, है ना, क्या हो जाता है, अगर इसके मुख्यालय के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा सऊदी अरब है, इस सऊदी अरब का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है, रियाद हो जाता है। यहाँ पर जो है इसका मुख्यालय, पहली चीज तो आप यहाँ पर।
और इसकी आधिकारिक भाषा जो है, ठीक है ना, इसकी जो आधिकारिक भाषा जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, वो यहाँ पे अरबी हो जाती है, ठीक है ना, कहेंगे सभी को। इनका संगठन का मेन मोटो क्या है, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना, है ना। इनका जो मकसद या फिर जो मेन मोटो हो जाता है, क्या हो जाता है कि जो सुरक्षा है हमारे देश की, ठीक है ना, और इसके अलावा क्या हो जाता है, हमारे देश का जो यहाँ पे सुरक्षा हो जाती है, स्थिरता हो जाती है, क्या हो जाती है, स्थिरता हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करना, बनाना, क्या हो जाता है, इनका मेन मोटो ही हो जाता है। क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तो हर एक चीज को डिटेल से जब पढ़ लेते हो ना, जैसे आपने यहाँ पे जीसीसी के बारे में पढ़ा, अब जीसीसी से कोई भी क्वेश्चन पूछे, मैं ये जानता हूँ अगर आपसे जीसीसी से पूछा गया या फिर यूएन से कोई क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रोबेबली जो क्वेश्चंस हैं जीडी के लेवल के, आप उनका यूं चुटकियों में जवाब दे दो। अब यही अगर आपको नहीं पता है, इनके बारे में डिटेल से आप नहीं जानते हो, तो यकीन मानना बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मान लो जीसीसी के सदस्य की संख्या आपको पता है 6, लेकिन कौन है वो 6 सदस्य यही नहीं पता है, लेकिन जब यही चीज आपको बता रखी है तो कितना ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। चलिए अब ये यहाँ पर याद रखना कि इसमें क्या है, यहाँ पे अब आपके मन में क्वेश्चन तो ये उमड़ेगा कि सर फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी से जो यहाँ पे देश लगे हुए हैं उनके बारे में बात हो रही है, लेकिन इराक और ईरान भी तो यहाँ पे साझा करता है अपनी सीमा। लेकिन सर बिल्कुल सही बात है, एक ईरान है, एक इराक है। ईरान इराक दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, फारस की जो खाड़ी है, ये भी आपको पता होगा कि सर फारस की खाड़ी इससे अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, उनको क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना वो कितना भी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इनका जो परिषद है उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर इसको लेने से मना कर दिया। उसका रीजन समझो, ईरान और इराक पे एक समय पर यहूदियों की संख्या, ठीक है, यहूदी पारसियों की संख्या जो थी बहुत ज्यादा, ठीक है, जिस वजह से इनको आज इसमें चेंज हो गया बहुत कुछ, लेकिन ये भी एक रीजन है, और भी रीजन है, उनके ऊपर कभी और बात करें, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब जीसीसी की सदस्यों की संख्या सभी को पता है, और कहां पर मुख्यालय है, मुख्यालय भी आपको पता है, ठीक है। युद्ध के दौरान घायल व बीमार हुए सैनिकों की सुरक्षा के लिए कौन सी संधि लागू की, जेनेवा संधि। क्या है ये जेनेवा संधि और किसने लागू करी जेनेवा संधि, ठीक है ना, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए, क्या है जेनेवा संधि और किसने लागू कर दी है जेनेवा संधि और इसका मतलब, ठीक है ना। चलो जेनेवा संधि के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं। अभी तक हमारी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी संधियां हुई, ठीक है, यहाँ पर याद रखना कि जो भी हमारी यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय जो भी संधियां होती है ना, क्या होती है, जो भी हमारी संधियां, उन संधियों में से एक आपकी मुख्य संधि हो जाती है जेनेवा आपकी कन्वर्सेशन, ठीक है, इसको जेनेवा कन्वर्सेशन भी बोलते हैं, फिर इसको जेनेवा संधि भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे नोट, इसको आपका जेनेवा कन्वर्सेशन भी आपका बोला जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझे यहाँ पर इसके बारे में, ठीक है। होता क्या है कि जब एक युद्ध चलता है, युद्ध में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मतलब उसमें रूल और एलोकेशन नहीं होते कहीं पे। अब उसमें क्या होता है कि उस युद्ध में जो सैनिक और जो नागरिक यहाँ पे अक्सर क्या हो जाता है कि उनको बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पे समझो कि जो संधि है वो आपकी कब बनाई गई। इस संधि के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो 22 अगस्त 1864 को होगा, ठीक है ना, कन्वर्सेशन का जो सम्मेलन होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, इसका सम्मेलन होता है जेनेवा कन्वर्सेशन। जेनेवा कन्वर्सेशन का जो सम्मेलन है वो आपका कब होता है, वो आपका 22 अगस्त 1864 को, ठीक है, बोलेंगे सब बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या थी, इसमें बेसिकली आपके 3 प्रोटोकॉल थे। 3 प्रोटोकॉल क्या थे, इसमें आपके 3 प्रोटोकॉल हो जाते हैं। वो प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग यहाँ पे बाद में समझेंगे। सबसे पहले इसका समझौता क्या, अगर हम लोग इस पे 3 प्रोटोकॉल के बारे में भी जान लेते क्या है इनका मेन मोटो और इन्होंने क्यों बनाया। जब अगर हम लोग बात करते हैं इस समझौते में क्या होता है कि घायल हो गए, बीमार हो गए, ठीक है, अब वो चाहे तुम्हारे देश के हमारे देश, हम उन दोनों के देशों को क्या करेंगे, उनका ख्याल रखें। आपने एक सीन देखा होगा, आपने सीन क्या देखा होगा, बॉर्डर मूवी का सीन देखा, बॉर्डर मूवी का सीन देखा होगा, इसमें जो सनी देओल होता है जब वो वहां पे बैठे हुए होते हैं तो एक पाकिस्तान का जो सैनिक होता है हमारे पास आ जाता है, वो उसको पकड़ लेते हैं। वो कहता है कि भाई आपको अपने बच्चों की कसम हमें मत मारना, हमें जाने दो, हमें नहीं पता क्या हुआ। तो सनी देओल उस समय पर एक वर्ड ये कहता है कि इनको भी, इनके साथ भी उसी तरीके का व्यवहार करो जो हम अपने सैनिकों के साथ व्यवहार करते हैं। गलती इसकी नहीं है, तो सही भी बात है, गलती उसकी नहीं है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है बेटा, वो तो अपने देश के लिए लड़ रहा है ना, उससे उसको क्या मतलब। अब जो देश के लिए लड़ रहा है उसको क्या ही किसी से मतलब होगा, वो तो अपना फर्ज निभा रहा है ना। क्या कर रहा है, वो अपना सीधा सीधा फर्ज निभा रहा है, मैटर नहीं करता है। तो होता क्या है, जब वो अपना फर्ज यहाँ पे निभा रहा है, जब वो सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है एक जैसा हमारा फौजी उसके साथ करा जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं आपकी जेनेवा संधि के रूल्स का हिस्सा है, ठीक है। क्या है इसका मतलब कि उस समय पर कोई घायल होगा, बीमार होगा, उसको सुरक्षा देंगे, उसको चिकित्सा देंगे, और एक तरीके से क्या होगा कि उसके धार्मिक लोगों का परिवहन भी उसको सुरक्षा प्रदान करेगा।
सपोज करो कि वो क्या था, अगर उस बॉर्डर मूवी में देखते वो मुस्लिम थे बाई कास्ट, ठीक है, जो उधर इधर आ गया था वो मुस्लिम था, तो उसका जो यहाँ पे अगर वो मर जाएगा तो उसको जो एक तरीके से उसका जो अंतिम संस्कार होगा वो किस तरीके से होगा, जो मुस्लिम रीति रिवाज बोलते हैं उस तरीके से होगा। वो रीति रिवाज कौन यहाँ पे, जो हमारे धार्मिक लोग हैं, जो हमारे मुस्लिम धार्मिक लोग, भारतीय लोग हैं, वो उसका अंतिम संस्कार ठीक वैसे ही करेंगे। पहली चीज समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। इसके बाद में और भी सम्मेलन हुए। इसमें अगर बात करते हैं, पहला सम्मेलन 1949 में हुआ, ठीक है, फिर 1977 में हुआ, ठीक है, बहुत सम्मेलन हुए। और बेसिकली क्या है यहाँ पे 1954 में भी आपका सम्मेलन हुआ। इस तरीके से सम्मेलन जो है वो आपके होते, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए, जनेवा संधि हस्ताक्षर कब हुई, 1949 में। जनेवा संधि किस वर्ष लागू हुई, 1950 में, 21 अक्टूबर, ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस जो है वो आपको बताना है कि कब मनाया जाता है ना, यहाँ पे बताएंगे कि ब्रेल दिवस जो है विश्व का जो हमारा ब्रेल दिवस हो जाता है, ये हमें बताना है कब मनाया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा विश्व ब्रेल डे के बारे में, ठीक है। 4 जनवरी को ये जो है वो आपका डे मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कोई इतना इसमें जानने की जरूरत नहीं। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब है, आपका 4 फरवरी, ठीक है। विश्व दाल दिवस कब मनाते हैं, तो 10 फरवरी को मनाते हैं। शंघाई चीन में किस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना की गई थी, 1996 में। इन 5 देशों में शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की, चीन, रशिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। क्या है ये SCO, कोई बता सकता है SCO क्या है? चलो यहाँ पे टॉपिक डालो, SCO क्या है या फिर SCO की स्थापना क्या हो जाती है, SCO की स्थापना या SCO के बारे में हम बात करें। देखो, शंघाई सहयोग संगठन जिसको SCO बोलते हैं, एक आपका अंतर सरकारी संगठन। पहली चीज आप यहाँ पर क्या याद रखो कि ये जो संगठन अंतर सरकारी संगठन भी इसको जो है इसके नाम दिया जाता है। तो पहली चीज आप यहाँ पर इसको अंतर सरकारी बोला जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना इसकी 15 जून 2001 में होती है। क्या हो जाता है? 15 जून 2001 में जो है इसकी स्थापना यहाँ पर हो जाती है। बिल्कुल क्लियर। अब कैसे होती है, यह क्या हो जाता है? बेसिकली क्या है कि कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि इसकी जो स्थापना है वो 6 देशों से मिलकर हुई, लेकिन कहीं कहीं पे लिखा है 5 देशों से मिलकर हुई। अब 5 ही याद रखो, कोई ऐसी बात, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? SCO के अंतर्गत जो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ये जो देश आएंगे, इसमें सबसे पहला मोटो रखा गया कि इनके सदस्य जो है या जो राज्य सदस्य जो राज्यों के बीच में क्या रहेगा, एक मजबूत संगठन बना के रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इनका जो संबंध रहेंगे कैसे रहेंगे, एक मजबूत संबंध जो है आपके बने हुए रहेंगे, मजबूत संबंध यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ की सांस्कृतिक, या दूसरी चीज है तकनीक हो गया, यहाँ की सांस्कृतिक हो गई, या फिर एक तरीके से राजनीतिक मामले जो हो गए, अर्थशास्त्र हो गया, व्यापार हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, जो भी चीजें हैं उसमें यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे का सहयोग कर, है ना। यहाँ पे कोई भी तकनीक, अगर मान लो कि कोई एक तकनीक जो है यहाँ पर क्या करी है, चाइना ने फाइंड आउट करी, ठीक है ना, चाइना ने कोई भी टेक्निक फाइंड आउट करी है, तो रशिया उसमें क्या करेगा, उसमें हेल्प करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, हेल्प करेगा। कजाकिस्तान ने कुछ फाइंड आउट करा है तो रशिया, चीन इसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। किर्गिस्तान ने करा है तो सब मिलकर इसकी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके का जो है वो यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। और इनमें जो 5 कंट्रीज हैं, इनका बॉन्ड बहुत अच्छा रहना चाहिए। मतलब ऐसा बॉन्ड नहीं है कि आज न्यूज निकल रही कि भाई लड़ गए ये दोनों कंट्रीज आपस में, है ना, ये वाला बॉन्ड नहीं। आपने आज तक हिस्ट्री इतनी पढ़ी, इतना देखा, तो आपने कभी रशिया और चाइना को आपस में लड़ते देखा ही नहीं लड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो किसके अंदर भी आते हैं, वो SCO के अंदर आते हैं। और कहीं ना कहीं रशिया सपोर्ट करता है भाई चाइना को, सभी को पता होगा, क्लियर कट बात है कि हाँ रशिया जो है वो यहाँ पे सपोर्ट करता है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कहीं पर कि सर नहीं करता है, क्यों नहीं करता, बिल्कुल करता है, खुला सपोर्ट करता है। बात मानना, कजाकिस्तान खुला सपोर्ट करता है, किर्गिस्तान को खुला सपोर्ट। ये कुछ बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, सॉल्व आउट होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को और भी अच्छे तरीके क्लैरिफाई कर पाओ। SCO के बारे में इतना ही नहीं है, थोड़ा सा और जान लो, या फिर इतना ठीक भी है कोई इतना नहीं। एक चीज क्या होता है कि कुछ इनके बॉर्डर एरियाज में बड़े बड़े से हाईवेज बने हुए, बात को समझना, क्या बने, बड़े बड़े से हाईवेज बने। उन हाईवेज में ऐसा नहीं कि बहुत मतलब सिक्योरिटी लगी। आप भारत और पाकिस्तान का हाईवे तो है ही, बात ही अलग है। आप भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करो, आप देखो कितनी दिक्कत होगी। आपको ये करना है, वो करना है, ये दिखाना, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, दुनिया भर का। इवन अगर आप उनके कंट्री में भी जा रहे हो तो वहां के लोगों से भी आपको अलग तरीके की वो मिलेगी, अलग तरीके की हेट मिलेगी। यार ये देखो भारतीय है, यहाँ क्यों आ गया, अरे ये वहां से कोई यहाँ आएगा, अरे ये तो पाकिस्तानी है, क्यों आया यहाँ पे, क्या मतलब है इसका, कोई ऐसा तो नहीं आतंकवादी है, ये इस तरीके की हेट मिलेगी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, वहां पर क्या है, एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय सड़क पड़ी, वहां चलता है, जाओ आप, आपको कुछ नहीं, आपका वीजा फ्री, आप जाओ घूम कर आओ। जैसे हमारा जो रिलेशन है नेपाल के साथ में, हालांकि उस नेपाल के बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्ग उनका बॉन्ड है,
आप रशिया में कजाकिस्तान जा रहे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। किर्गिस्तान जा रहे हो जाओ, कजाकिस्तान जा रहे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ बेकुला जाओ, ठीक है। हमारा जो है ना, हमारा जो नेपाल है, नेपाल को पॉइंट आउट, या बुरा नहीं कह रहा हूँ, नेपाल जो है वो हमारा फ्रेंडली दुश्मन बोला जाता है, तो भाई दुश्मन नेपाल को। नेपाल का जो एरिया हमसे लगता है ना, जैसे यूपी से लगता है, उत्तराखंड से लगता है, बिहार से लगता है, इस एरिया के जो सेपरेटली कुछ लोग हैं वो हमको बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। वो मतलब इवन उनके मन में ख्याल है कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, ये सारी बातें हैं। गोरखा आपने सुना होगा, जो भारतीय फौज का हिस्सा भी रहे हैं, बहुत बड़ी बटालियन गोरखा, है ना। लेकिन इसी के विपरीत अगर आप देखोगे, जो एरिया यहाँ पे टच करता है चाइना को, तो चाइना से पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस है। उनका कहना है कि नहीं भारत गलत कर रहा है, ये दोनों चीजें सेपरेटली चीजें, इसीलिए उसको यहाँ पे ब्रदर नेगबिर, ब्रदर एनिमी भी बोलते हैं, ठीक है। नेपाल को ब्रदर एनिमी भी बोला जाता है, ठीक है। चलो, पहले संघाई सहयोग संगठन को क्या नाम दिया गया था, तो इसको संघाई 5 बोला गया था, यहाँ पर नोट करिएगा, संघाई 5। वर्ष 2000 में किस देश में शामिल होने पर संघाई 5 नाम का संघाई 6 हो गया, तो वही बात है, उज्बेकिस्तान यहाँ पे शामिल होता है, तो इसका क्या नाम हो जाता है यहाँ पे, बेसिकली आपका संघाई 6 नाम हो जाता है। 6 कौन कौन से हैं कहेंगे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना का पूरा नाम यहाँ पे सुनते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ठीक है ना, यूएसएसआर मतलब इसको रूस बोलते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है आपके हो जाते हैं। किस वर्ष संघाई 6 का नाम बदलकर आपका संघाई सहयोग रखा गया, तो 15 जून 2001, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन की वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी, वर्तमान में अगर बात करते हैं 9 सदस्य हो जाते हैं, 9, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन में चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के अलावा और कौन से देश शामिल, तो भारत, पाकिस्तान भी शामिल है, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे यार सर बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने तो बोला ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आपने बोला ऐसा कुछ होता है, लेकिन यहाँ देखने को नहीं मिला। आपको एक चीज बताते हैं, भारत पाकिस्तान को कहीं भी रख दो, कहीं भी आप संघाई में रख दो, आप संघाई को उठा के कहीं, भारत पाकिस्तान चीन, इन 3 को कहीं पर भी रख दो, इनके बीच में कभी भी मैत्रिक संबंध नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, रीजन समझो, पाकिस्तान के लोग बुरे नहीं है, ठीक है, सच है पर कड़वा है, इसको सब, पाकिस्तान के लोग बुरे नहीं, वहां की सरकार के द्वारा फैलाया गया जहर बुरा है, ठीक है। क्या बुरा है, वहां की सरकार ने जो जहर बोया है लोगों को, वो बुरा है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान को किस वर्ष संघाई सहयोग में जोड़ा गया, जून 2017। अब आप इनको कहीं पे भी रखो, यहाँ का वाद विवाद बड़ा है, याद रखना इस वाद विवाद के पीछे भी सबसे बड़ा जो हाथ है ब्रिटेन का हाथ, ठीक है। जो आज आप लड़ाई देख रहे हो, ठीक है, क्या देख रहे हो, जो आप लड़ाई देख रहे हो, जैसे कि जो हमारा वर्ल्ड वॉर का भी रूप ले सकती है, अगर रशिया और यहाँ पे रशिया का ही जो एक तरीके से वॉर जो हमारा चल रहा है, इस वॉर में अगर देखते हैं तो यहाँ पे नाटो एक मेन रीजन निकल गया था, भाई नाटो होता है तो नाटो, ठीक है। तो यही यहाँ पे रीजन है कि इन दोनों कंट्रीज को कितना भी मैत्रिक संबंध बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन नहीं रह सकते। अब वो क्यों नहीं रह सकते, कुछ अराजक तत्व है, कहाँ अराजक तत्व है, तो वो अराजक तत्व ये आपके पाकिस्तान में है, अराजक तत्व, उसको आतंकवाद का आप नाम दे सकते हो, ठीक है, आप ISIS का नाम दे सकते हो, तो ये सारी चीजें, ठीक है ना। भारत की राजधानी क्या है, सभी को पता है, नई दिल्ली जो हमारे, और भारत की मुद्रा तो रुपया जो है मुद्रा है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC जो है राजधानी, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, कनाडा की मुद्रा आपकी डॉलर है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। मैक्सिको की राजधानी यहाँ पे मैक्सिको है, मैक्सिको की मुद्रा पीसो है, और क्यूबा की राजधानी हवाना, क्यूबा की मुद्रा पोसो है। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो जुआन सेबेस्टियन एल्कोनी थे। कौन थे जुआन सेबेस्टियन एल्कोनी, ठीक है, क्लियर कर देते हैं ये भी आप, ये तो क्लियर होगा, जुआन सेबेस्टियन एल्कोनी यहाँ पे होते हैं कौन, तो एक तरीके से इनके बारे में अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो ज्यादा कुछ तो नहीं आपको मिलेगा, लेकिन ये जहाज के मालिक और बॉस्क थे ना, बॉस्क भी इनको बोला जाता है, बॉस्क के एक तरीके से खोज करता था, इसलिए इनको नाम भी दिया, ठीक है, क्योंकि कैस्प्ले क्राउन करके एक वो था समूह, उसका हिस्सा। पुर्तगाली नाविक आपके फर्डिनेंड मैगेलन के नेतृत्व में जुआन सेबेस्टियन एल्कोनी सहित कई लोगों ने 5 जहाज कब 15-19 सितंबर, ठीक है। अगला देखिए, फर्डिनेंड मैगेलन ने किस महासागर का नाम रखा, फर्डिनेंड मैगेलन ने किस महासागर का नाम रखा, ठीक है, प्रशांत, यहाँ पे थोड़ा सा प्रशांत महासागर, ठीक है, क्या जानो यहाँ पे प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, सभी को पता होगा, पैसिफिक ओशियन भी इसका एक नाम हो जाता है। क्या है पैसिफिक ओशियन, थोड़ा सा पैसिफिक ओशियन के बारे में, तो प्रशांत महासागर बेसिकली अगर बात करते हैं तो एशिया और अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा अमेरिका है और यहाँ पर क्या एशिया हो जाता है, एशिया और अमेरिका को यहाँ पर क्या करता है, एक तरीके से पृथक करता है, क्या करता है, पृथक, यहाँ पर एशिया और अमेरिका। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर किसी को, पहला चीज सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे यहाँ पर क्या हो जाता है, गहरा, क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा गहरा महासागर।
अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो समझते हुए चलो, बेसिकली क्या है कि फेर्डिनेंड मैगेलन ने इसका क्या करा था, एक तरीके से इसको 1519 में इसका नाम जो है यहाँ पे प्रशांत महासागर रखा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक। अब थोड़ा सा इसके बारे में इसको थोड़ा सा समझते कि क्या है ये प्रशांत महासागर का जो स्टैटिक है वो भी तो आपको पता, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ये आपको पता होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, क्योंकि हमारे अर्थ का 70% हिस्सा जो है पे अपने ग्रहण करता है, 70% हिस्सा जो है वो यहाँ पे प्रशांत महासागर ने घेरा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि टोटल जो आपका हिस्सा इसने घेर रखा है, कितना घेर रखा है, 70% हिस्सा जो है वो भी इसने आपका घेर रखा है, ठीक है। प्रशांत महासागर को इतना ही समझ लो, ज्यादा इसके डिटेल में ना जाना, बाकी महासागर इतना, ठीक है ना। विश्व के चारों ओर अपनी समुद्री यात्रा पूरी करने वाले फेर्डिनेंड मैगेलन किस वर्ष आपके फिलीपींस के स्थानीय एक लड़ाई में मारा गया? 1520। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो शेरपा तेंजिंग और आपके एडमंड हिलेरी जो है विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? तो आपका डेनिस टीटो जो है वो आपको उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम आपका व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरे आपके, ठीक है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम तो एमेंडसन जो है वो आपके। अगला देखिए, प्रथम साहित्य नोबेल पुरस्कार का विजेता कौन था? तो रेने एफ ए सुल्ली तुगहुम जो है वो आपके। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा? तो मोहन बागान। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी? तो शिवास समुद्रसम आपकी हो जाए। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, जिसको जेन सिक्की के द्वारा यहाँ पर लिखा। भारत की पहली भाषी दैनिक कौन सा? दर्पण। और भारत का पहला हिंदी महासागर पत्र कौन सा है? तो उदत मात्र। क्लियर हो रहा है कि चीज? भारत में पहला टेलीग्राफ संपर्क किन स्थानों के बीच हुआ था? तो डायमंड हार्बर कोलकाता से। और भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन? राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेना को तीन भागों में बांटा गया है, थल सेना, वायुसेना, जल सेना। क्लियर हो रहा है? कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे वन लाइनर की तरह ही पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, ठीक है। जैसे यूएन का टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर आपको डिटेल से समझना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना होगा, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि 1 घंटे से ऊपर की आपकी क्लास ले जाए, 1 घंटे में पहला पार्ट ही कंप्लीट कर देंगे, दूसरा पार्ट हो रहा है, जैसा होगा आपको पता चले। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कहोगे क्यों अच्छा क्वेश्चन है? आपसे पूछा भारतीय सशस्त्र सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली, कहीं कहीं पे लिख देगा भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस का मुख्यालय नई दिल्ली। आप सर्च करो बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, आईटीबीपी, एसएसबी, ठीक है, सर्च कर लो, आपको सब दिल्ली में। लेकिन 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 असम राइफल का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? तो असम राइफल का वो यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, उसका मुख्यालय नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो बाकी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, एयरफोर्स, सभी का जो मुख्यालय है नई दिल्ली हो जाता है। थल सेना के जनरल के बराबर रैंक वाला पद नौसेना में कौन सा होता है? एडमिरल का होता है। और थल सेना के जनरल के बराबर रैंक वाला पद वायुसेना में कौन सा होता है? एयर चीफ मार्शल का, ठीक है। क्लियर हो गया? थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर रैंक वाला पद कौन सा नौसेना में कौन सा है? एडमिरल का है। थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर एयर चीफ मार्शल का है। थल सेना मेजर जनरल के बराबर रैंक वाला नौसेना पद कौन सा है? वाइस एडमिरल का, ठीक है। थल सेना में ब्रिगेडियर के बराबर रैंक वाला पद भारतीय नौसेना में कौन सा है? कॉमेडोर का है। शतरंज में ग्रैंड मास्टर विजेता पहली भारतीय महिला कौन थी? आपकी भागश्री थिप्सी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100वें विकेट लेने वाले पहले भारतीय महिला यहाँ पे कौन थी? तो डायना आपकी इंदुलती, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में हैट्रिक करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? योलावा डिसूजा। अशोक चक्र पाने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो निर्जा हनोट मणोप्रांत। सेना मंडल पाने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो बिमला दी, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन को भी पढ़ते हुए चलो। स्नातक उपाधि पाने वाली भारतीय पहली महिला कौन थी? तो कादम्बनी गंगुली बोस व चंद्रमुखी बोस, है ना। इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि पाने वाली भारतीय महिला थी ईला मजुमदार। और चिकित्सा में स्नातक उपाधि पाने वाली पहली भारतीय महिला थी विधुमुखी बोस व आपकी विजय मित्तल, ठीक है। भारत में पहली महिला सर्जन कौन थी? तो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। और भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो केजे उदेशी हो जाती। और नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रंजना, क्लियर हो रहा होगा। देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो असम राइफल, अखियाना असम राइफल, ठीक है। और असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो शिलोंग में होगा। असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? 1830। समझो, सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स आपकी कौन? सबसे पुरानी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल, ठीक है। और इसका मुख्यालय शिलोंग में, क्लियर। और सीआरपीएफ की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1830।
किस अर्धसैनिक बल को पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस भी बोला जाता था, है ना, सीआरपीएफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अब देखिएगा जितने भी आएंगे सबका नई दिल्ली, ठीक है। दंगों जैसी स्थिति में निपटने के लिए गठित आपकी त्वरित कार्यबल किस अर्धसैनिक बल का भाग है? सीआरपीएफ का। त्वरित कार्यबल रैपिड एक्शन फोर्स जो है किसकी स्थापना कब हुई थी? 1992, ठीक है। तो ये रैपिड एक्शन फोर्स इज द पार्ट ऑफ अ सीआरपीएफ, ठीक है। सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स क्या हो जाता है? ये पार्ट हो जाता है। 1962 में उत्तरी सीमा पर हुई चीनी हमले के बाद कौन सा अर्धसैनिक बल यहाँ पे गठित कराया गया था? तो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है ना, आईटीबीपी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म, है ना, क्या हो जाता है? आईटीबीपी जो है राइट आंसर। भारत में आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? 1962 में। आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली, है ना। किस अर्धसैनिक बल का नाम पूर्व में स्पेशल सर्विस ब्यूरो? तो आपका सशस्त्र सीमा बल होगा। चलिए अगला देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। यहाँ पर से थोड़ा समझते हुए चलेंगे कि आखिर कौन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। हेडिंग आप लोग यहाँ पे डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगर डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में बात करते हैं तो इंडियन फिजिकल एंड एस्ट्रोनॉमर, है ना, इंडियन फिजिकल एंड एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। फिजिसिस्ट थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, ठीक है। स्पेस का जो रिसर्च सेंटर है वो इन्हीं की हेल्प से ही बना, न्यूक्लियर पावर इंडिया भी इन्हीं के द्वारा डेवलप, है ना। दोनों बातें यहाँ पर समझ। कब होता है इनका जन्म? यहाँ पे नोट करेंगे 12 अगस्त 1999 को अहमदाबाद के अंदर इनका जन्म, तो पहला पॉइंट ये नोट करें, ठीक है। इनकी मृत्यु कब होती है? व्हेन ही वाज अ 52 ईयर ओल्ड ही वाज डेड, ठीक है। और वेयर ही वाज डेड? तो हेलिकॉन कैस्टल तिरुवनंतपुरम, है ना। और इनके द्वारा कौन कौन सी फाउंडेशन जो है, कौन कौन फाइंड आउट कराएंगे? इसरो फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, और ये दोनों जो है इनके यहाँ पर फाउंडर भी, ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? 1960। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 15 अगस्त 1960। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक। उपग्रह परियोजना के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंधन का कार्य कहाँ है? इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में। अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ? 1970 ना। अंतरिक्ष आयोग का गठन कब हुआ? 1972। नोबेल पुरस्कार किसकी सम्मति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड बेनार्ड नोबेल के यहाँ पे उनकी सम्मति में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किस विस्फोटक का डायनामाइट आविष्कार? अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म है तो यहाँ पे स्टॉकहोम नोबेल पुरस्कार की स्थिति को दिया जाता है 10 दिसंबर। पहली बार नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में किन 5 क्षेत्रों में नोबेल? भौतिक, रसायन और साइंस। इनमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको डिटेल से बता, थोड़ा थोड़ा सा बता के क्लियर कर, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। ये तो नॉर्मल, इसमें क्या ही बताना। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? नई दिल्ली। अफगान चर्चा कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र। और आपका बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? शिवपुर, पश्चिम बंगाल। कांचीपुरम का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय सचिवालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। तो बहुत इजी है, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आपको इजी ही मिलेंगे, है ना। चलिए, विक्टोरिया मेमोरियल जो है आपका कहाँ पे स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तो कुल मिला के 121 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और आशा ये करते हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से, कहीं कहीं पे जब डिटेल सोल्यूशन की नीड हुई तो आपको डिटेल सोल्यूशन यही क्लियर हुआ, क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर, ठीक है। आशा ये करते हैं आपको एक चीज यहाँ पे समझ आएगी, एक चीज आपको मिलते हैं वो आपसे भी। तब तक के लिए आपको थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट।